कई बार मुझे ऐसा भी लगता है पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो बिकता है। उन्होंने मुझे कहा कि तू सिर्फ चुनाव लड़ ले, बाकी सब हम कर लेंगे। अच्छा, जैसा जनरली होता है जैसा जनरली महिलाओं होता के है साथ। महिलाओं के साथ। फिर मुझे लगता है समहाउ ओवरऑल हर फील्ड में एक शॉर्टकट का जो एक फील आ गया ना, कि मुझे दिखना तो है टीवी पर तैयारी नहीं करनी हाँ, है, मेहनत नहीं करनी मेहनत है। नहीं हाँ। करनी है। आप तैयारी कीजिए, आप टीवी पर आइए, आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसका रिलेवेंट जवाब दीजिए, अपनी पार्टी का व्यू लेकर आइए। कई बार क्या है, मैं एज अ इंडिविजुअल मैं कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन पार्टी का व्यू कुछ और होगा, तो उसकी तैयारी करके आएंगे तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी डिबेट हो सकती है। राइट। और मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होना चाहिए किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स का, डिबेट्स। जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें हम देखते हैं कि डिबेट्स होते हैं, हालांकि उसमें भी जो स्तर है वो पिछले दिनों तो कम काफ़ी गिर गया। क्वालिफिकेशन नहीं है, होना ये चाहिए कि एक बेसिक एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, जिससे कि हम समझ सकें आज फाइल्स हैं या कोई भी चीज़ है जिस पॉलिसी बनाती है सरकारें, बड़े बड़े IAS RAS ऑफिसर्स होते हैं, उनकी चीज़ों को समझने के लिए एक जो समझ की ज़रूरत है उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी होनी चाहिए। पार्षद का कोई फिक्स बजट नहीं होता, और उस बजट ना होने की वजह से जो बजट है उसमें भी लिमिटेशंस हैं। जैसे कोई कॉलोनी ऐसी है जो कि अप्रूव्ड नहीं है, अब वहाँ के लोगों का वोट तो मैंने लिया, लेकिन अब मैं जब काम कराने जाऊँ और कह दूँ कि नहीं साहब आप तो अप्रूव्ड कॉलोनी में रहते नहीं है, तो नगर निगम काम करेगा नहीं, JDA वैसे ही नहीं करता। तो ये भी एक चैलेंजेस होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार पावर और बजट तो लिमिटेड है और सिर्फ ब्लेम गेम मिलता है? बिल्कुल सही है, तो है ही। इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जिसको कि मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं रुकवा रही हूँ उस काम को तो भी लोग कहते हैं कि अरे ये मतलब आपने रुकवा बाकी कैसे, लोगों के तो बाकी बन गए। आपने बाकी पूरे पूरे जगह जहाँ देखो वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हैं, और अगर मैं इसको चालू रखूंगी तो पब्लिक कहेगी अच्छा देखा, लगता है सेट हुआ है कुछ मामला। और सबसे ज़्यादा अगर मोर्टेलिटी रेट अगर किसी फील्ड में है तो वो पॉलिटिकल फील्ड है, अनफॉर्चुनेटली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्विच टॉक। और आज के एपिसोड में हम जिस प्रोफेशन की बात करने जा रहे हैं वो प्रोफेशन से ज़्यादा एक सर्विस है, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में भी जिस पोस्ट की या जिस पद की हम बात करने जा रहे हैं आज, वो है जो डेमोक्रेसी का ग्रास रूट लेवल का सबसे इम्पॉर्टेंट पद होता है, विच इज़ अ पार्षद और अ काउंसलर। काउंसलर के तौर पर आप किस तरह से पॉलिटिक्स में एंट्री ले सकते हैं, क्या आपके फंक्शंस होते हैं, किस तरह के आपको अथॉरिटी या पावर होता है आपके पास, और कैसे आप उससे अपने आसपास के एरिया को बदल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं लोगों की सेवा के जज्बे के साथ। और इस पद के लिए बात करने के लिए हमारे जो आज की गेस्ट हैं, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट काउंसलर्स दैट वी हैव हैड, क्योंकि ये इस बात से भी प्रूव होता है कि ये लगातार 3 बार पार्षद बन चुकी हैं अपने क्षेत्र से। और इनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है दैट हैज़ आल्सो बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने MSc मैथमेटिक्स किया, उसके बाद आप बंसल क्लासेस में जो JEE की प्रिपरेशन है वो करवा रही थे, आपने पढ़ाया बच्चों को। उसके बाद आपकी पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हुई और किस तरह से आपने 3 बार लगातार चुनाव जीता और लोगों का विश्वास कैसे पाया, इस सब के बारे में आज बात होगी। सो लेट अस ऑल वेलकम आवर काउंसलर राखी राठौर मैम। इट्स एन ऑनर हैविंग यू एट आवर पॉडकास्ट। बहुत स्वागत है आपका हमारे स्विच टॉक पर। थैंक यू अखिल जी, थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप MSc मैथमेटिक्स किया आपने और यू वर टीचिंग। सो आप बंसल क्लासेस में IIT के बच्चों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, JEE के लिए आप तैयारी करवा रहे थे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। सो वेरी अनलाइकली कि कोई इस बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में आए, तो ये कैसे हुआ? क्या पहले से कोई प्लान था या अचानक हुआ पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री? देखिए, स्टार्टिंग से ही जब मैं जब पढ़ती थी तभी से मेरे फादर मुझे चाहते थे कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आऊँ, और इसीलिए मैंने टीचिंग प्रोफेशन ऑप्ट किया। एंड आई वाज टीचिंग देयर फॉर, आई टॉट देयर फॉर 7 years बेसिकली। और उसके बाद ये जो सीट थी, मतलब मेरे जो इन लॉज वाली फैमिली है उन लोगों में ये था थोड़ा पॉलिटिक्स में कोई आए कोई आए कोई आए। और बीइंग फ्रॉम अ राजपूत फैमिली, थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिलीज रिलेटिवली थी, बट आई वाज लकी कि मेरे जो इन लॉज हैं वो चाहते थे कि कोई ना कोई हमारी फैमिली में से भी पॉलिटिकल फील्ड में आए। 2009 का ईयर था, और उस समय वो जो एरिया जहाँ मैं रहती हूँ वो वार्ड जो है वो एक जनरल फीमेल के लिए रिजर्व हो गया था।
तो इस वजह से अब उनके पास कोई कैंडिडेट था नहीं, मैं नहीं चाहती थी और मैंने बहुत मना भी किया कि मुझे पॉलिटिकल फील्ड में नहीं आना, क्योंकि मेरी चॉइस हमेशा से टीचिंग और एजुकेशन में ही जाना थी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा और कहा कि तू सिर्फ चुनाव लड़ ले, बाकी सब हम कर लेंगे। अच्छा, जैसा जनरली होता है। और जैसा जनरली महिलाओं होता के है साथ। महिलाओं के साथ होता है कि उनको कहा था तुम सिर्फ चुनाव लड़ लो, बाकी हम संभाल लेंगे सब। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ और 2009 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा। जब फैमिली ने मुझे कहा तो इट वाज नॉट माय चॉइस, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि आप पढ़े लिखे हो, आपको लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ में आपको इस पोजीशन पे बिठाया है। जब फीमेल सीट है तो ऑब्वियसली आपको लोगों ने चाहा है कि भाई आप काम करो। और धीरे धीरे मैंने साल 2 साल में अपनी चीज़ों को समझा और उसके बाद फिर अब चीज़ों का मैं ही काम करती हूँ। वहाँ पर जो भी लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं या कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए मैं ही ऑफिस जाना हो या नगर निगम। लकीली मुझे उस समय नगर निगम में एज अ चेयरमैन का मुझे एक वहाँ पे पोस्ट मिला, गार्डन कमेटी का। तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा। ऑल ओवर जयपुर जितने भी गार्डन्स थे, पब्लिक गार्डन्स, उनका हमें ध्यान रखना था, उनका मेंटेनेंस, नए गार्डन डेवलप करना, तो एक अच्छा एक्सपोजर था। तो नो डाउट चेयरपर्सन तो आप बाद में भी रहे हैं। जी जी, उसके बाद मैं 2014 में मैं फाइनेंस कमेटी की थी और अभी मैं फिर से एक बार गार्डन कमेटी की चेयरमैन हूँ। जयपुर नगर निगम ग्रेटर अब 2 टुकड़े हो गए, हेरिटेज और ग्रेटर के बाद। तो इस मामले में लकी रही कि मुझे वहाँ पे कोई और पोर्टफोलियो भी मिलता रहा अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पार्षद ओनली। तो लोगों ने तो सपोर्ट किया ही किया, साथ में अलग जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला उससे भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मुझे मिलता गया। बट इसमें अब आप ये बताएं कि लगातार 3 बार लोगों ने आपको वहाँ से चुन लिया, तो ऐसी क्या क्वालिटी आप में है? क्योंकि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उनमें रिपीट करना काफ़ी मुश्किल होता है, जितना छोटा इलेक्शन उतना मुश्किल होता है, ऐसा माना जाता है। सो क्या आपके हिसाब से रीज़न है कि लोग बार बार आपको चुनकर क्यों भेज रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लोग जब आपको अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप बनते हो तो उनकी कोई एक उम्मीद होती है कि भई आप कम से कम उन्हें सुनेंगे। तो जो मुझे लगता है मेरी सक्सेस का कारण रहा वो ये रहा कि कम्युनिकेशन मैंने लगातार रखा। फिर मैंने एक सेटअप बनाया। सेटअप में मेरे पास में एक ऑफिस बॉय था, एक फील्ड ऑफिसर था। जब भी कोई कंप्लेंट आई, फॉर एग्जांपल सीवरेज की कंप्लेंट आई, और मैं सबसे सीवियर अगर किसी प्रॉब्लम को मानती हूँ तो वो सीवरेज की होती है। उसको मतलब मैं ठीक है, सड़क बाद में बन जाएगी, लाइट कल चालू हो जाएगी, लेकिन सीवरेज आपको उसी समय सोल्यूशन चाहिए। तो मेरे ऑफिस से कोई चला जाए और वहाँ उनको कहे कि आपकी कंप्लेंट हमारे पास आ गई है, हम इसको आज शाम या कल सुबह तक करवाएंगे, तो उसको लगता है कि मेरी बात सुनी गई है, किसी ने मेरी बात को एक्नॉलेज कर लिया, मेरी कंप्लेंट को, तो इसलिए लोग सेटिस्फाइड थे। फिर सर मैंने वहाँ पर लोगों को कन्विंस करके जो हमने काम किए वो लोगों के साथ मिल करके उनसे बातचीत करके तब किए, तो लोगों को एक विश्वास था कि काम करेगी, तंग नहीं करेगी। ये एक विश्वास लगातार लोगों में रहा कि नहीं तो क्या है, मैं कहना नहीं चाहूँगी लेकिन काउंसलर्स कई तरह के काम करते हैं, लोग परेशान भी होते हैं कई बार। तो मैंने वैसा काम ना करके उनके बीच में बैठकर उन्हीं से सजेशंस लेकर के कि क्या करना चाहिए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप बताओ मुझे सोल्यूशन। कई बार आपको हार्ड भी होना पड़ता है। तो ऐसे मिक्स चीज़ों के साथ में मैंने लोगों से जो उनका विश्वास था बेसिकली वो जीता कि हाँ ये काम करवा देंगे। और मेरी जो टीम थी उस टीम वर्क को मैं कहूँगी कि हर जगह एज अ फीमेल मेरा जाना पॉसिबल नहीं होता। कई बार रात को भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरा फील्ड ऑफिसर जाएगा, तो उनको लगता है कि हाँ पार्षद सुन रही है हमारी बात, हम बात कर पा रहे हैं उनसे। नहीं तो क्या होता है कि जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि नेता 5 साल गायब हो गया, एक जनरल चीज़ें हम सुनते हैं। तो हम लोग 5 साल प्रेजेंट रहे, ग्राउंड पे रहे, तो इस वजह से शायद लोगों का मुझ पे सपोर्ट ज़्यादा रहा। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे कि पार्षद का रोल क्या होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे एस्पायर कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में अगर वो आएँ तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि जैसे एमपी का रोल, एमएलए का रोल, पार्षद का रोल, ये डिफरेंट होते हैं काम। तो जनरली एक परसेप्शन बना हुआ है कि नाले, सड़क, यही काम होता है पार्षद का, बट आपसे हम जानना चाहेंगे कि पार्षद का असली काम क्या होता है, वो आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, पार्षद एक बहुत बेसिक लेवल पे मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ा सेतु होता है प्रशासन और लोगों के बीच का, जो इजीली अवेलेबल होता है। हम बोलते हैं लोकल बॉडीज़ है, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब आपके नज़दीक है, वो आपके अप्रोच में है, आप उससे जाकर के अपनी जो भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सकते हो, और जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो होगा वो वहाँ पर पुटअप करेगा। वैसे तो हमारा काम सिर्फ नगर निगम से रिलेटेड होता है, लेकिन उसके अलावा भी चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो, जैसे अपने यहाँ पे पानी जो है वो नगर निगम के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, या जेडीए से रिलेटेड काम हो या किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम हो, वो हमको अप्रोच करते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि आप अगर पार्षद के रूप में
आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कामों में कन्फाइंड ना करें। आप लोगों को सुने, आप बेसिकली ये सोचें कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लगभग 10,000 से 15,000 लोगों को, उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम आगे जाकर के उस बात को पुटअप करेंगे। आप सोचिए जब आप किसी ऑफिसर के सामने जा रहे हैं तो भी आपके पीछे 10,000 लोग हैं, उनका स्ट्रेंथ आपके साथ में है, और इसीलिए उस बेसिस पर हर काम कीजिए। बाकी मोटे तौर पे जो हमारे काम होते हैं वो कॉलोनीज़ के अंदर रोड्स के निर्माण का, सैनिटेशन सबसे मेजर इश्यूज़ है जिसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन भी चाहिए होता है। अकेला कोई भी सिस्टम जो है वो सफाई नहीं कर सकता। सिवरेज की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, पब्लिक पार्क्स हैं, मेजर ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन कई बार लोकल डिस्प्यूट्स भी होते हैं जिसमें हम लोग इंटरफेयर करके और उसमें सॉल्यूशंस करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एज अ पार्षद उस एरिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम आए जिसमें मासेस का इंटरेस्ट हो, उसमें आपका पार्टिसिपेशन आपको उनका मतलब बेसिकली एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। नहीं, आपको अपने आप को सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर नहीं कन्फाइन करना है। तो ओवरऑल लोगों को लगे कि कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें पार्षद के पास जाना है, ये नहीं कि सिर्फ नगर निगम की प्रॉब्लम होगी तो पार्षद के पास जाना है। तो आप उस तरह से अगर काम करोगे तो आप उसको एज अ सक्सेसफुल, क्योंकि आप अल्टीमेटली अगर पॉलिटिकल फील्ड में आना चाहते हो तो बेसिकली आप में वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं है कि यार यहाँ तो मैं लीडर हूँ, नगर निगम में तो मैं लीडर हूँ लेकिन जेडीए में नहीं हूँ, फिर मैं पीडब्ल्यूडी में भी नहीं हूँ, फिर पीएचडी में भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। लीडर इज़ अ लीडर, वो कहीं भी जाएगा, बातों को पुटअप करेगा और करवाने की कोशिश करेगा, और इससे आपको सक्सेस भी मिलती है फॉर श्योर। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आपका एक टिपिकल डे एज अ पार्षद कैसा रहता है, मतलब सुबह से शाम तक क्या रूटीन रहता है? आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जनरली क्या है, मेरे साथ के जो पार्षद हैं वो कई बार मुझे कहते हैं कि मैम हमारे घर में 6 बजे घंटी बज जाती है कि आप इसको अटेस्ट कर दें, आपका अगर मान लीजिए मूल निवास प्रमाण पत्र है उसको साइन करना है, या डेथ सर्टिफिकेट पे या बर्थ सर्टिफिकेट पे हमसे साइन कराते हैं तो सुबह 6 बजे ही कॉल आ जाता है या 6 बजे ही घंटी बज जाती है। तो मैंने स्टार्टिंग से एक शेड्यूल रखा कि मेरा ऑफिस आ रहा है 9 to 12 और 9 से 12 मैं घर मिलूँगी। तो लोगों को मालूम है कि 9 से 12 मिलेगी। हमने एक जैसे मैंने बताया ऑफिस बॉय था तो वो लगातार 9 से 12 वो होगा, फील्ड ऑफिसर भी उस समय वहीं होगा। आपने एक टाइम फिक्स कर दिया तो मॉर्निंग टाइम जो 9 से 12 का है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं ना जाऊँ, मैं घर ही रहूँ। किसी को मुझसे मिलना है और कोशिश ये रहती है सिर्फ साइन भी कराने हैं तो 2 मिनट नमस्ते तो करता हुआ जाए, बात तो करता हुआ जाए, हमें करना ही यही होता है। तो वो आए और देखिए मैं इस मामले में लकी रही कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मेरे इस शेड्यूल को माना। उन्होंने 9 से 12, जब तक कि बहुत अर्जेंट कुछ नहीं हो, उन्होंने मुझे कभी इवनिंग में कभी परेशान नहीं किया। 9 से 12 के बीच में आइए, आपका जो भी। तो मॉर्निंग टाइम 9 से 12 रहता है मेरा घर पे ऑफिस का। उसके बाद नगर निगम में हमारे जो ऑफिसेज हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं टिल 4-5 बजे तक। और इवनिंग में आजकल सोशल गैदरिंग्स भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मुझे लगता है कि ऐसा कि आप चाहे किसी की खुशी में नहीं जाओ लेकिन गम में ज़रूर आपको पार्टी से जाना ही होता है, उनके साथ जा कर के। और तो शाम को ज़्यादातर सोशल गैदरिंग, और एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ पार्टी अगर मान लीजिए लगभग 5 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आता है कि इवनिंग में कोई टॉपिक आ गया है, आपको प्रिपेयर करना है, तो अदरवाइज़ फिर मैं उस टॉपिक की प्रिपरेशन करने के बाद किसी शादी में जाना है तो फिर मैं जाती हूँ आफ्टर डिबेट। 8 to 8:30 डिबेट होती है हम लोगों की जनरली। तो 8:30 बजे फ्री हो गए, फिर वहीं शादी में जाना, इधर उधर जाना, वो सारा सोशल एक्टिविटीज़ रहता है। तो जनरली ये दिन इस तरह से। सो ये स्पोक्स पर्सन वाला जो आपने बताया, ये भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्टी की तरफ से, तो ये आपको कैसे मिली? पहली बार मुझे पार्टी ने हमारी एक कार्यशाला हुई थी दिल्ली में, तब कुछ लोगों को यहाँ से भेजा था और उसमें मैं भी थी। और उसमें फिर उन्होंने टेस्ट किया कि भाई कौन कौन ढंग से बोल सकता है, क्या हो सकता है। तो उसमें मेरा नंबर आया और उसके बाद उन्होंने मुझे जो नेक्स्ट लिस्ट थी उसमें मैं पैनलिस्ट के रूप में सबसे पहले मुझे मौका मिला 2020 में। और उसके बाद से मैं अब स्पोक्स पर्सन, प्रॉपर स्पोक्स पर्सन के रूप में कई सालों से काम कर रही हूँ। उसके लिए नो डाउट पढ़ना और अपडेट रहना टॉपिक्स का, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें हैं। सो जनरली जब हम डिबेट्स देखते हैं तो उसमें मतलब जनरली अगर हम बात करें तो टू द पॉइंट बात कम होती है और शोर शराबा झगड़ा ज़्यादा होता है। अब वो टीआरपी के लिए होता है या क्या है पता नहीं, बट आपका क्या इस पे स्टैंड रहता है? देखिए कोशिश तो मेरी तरफ से ये रहती है, क्योंकि क्या होता है कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि प्रिपरेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो हल्ला मचा करके टाइम पास स्पोक्स पर्सन करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जनरली प्रिपेयर्ड होती हूँ और लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि इससे आपका जो लेवल ऑफ डिबेट है उसका डिटोरिएशन होता है। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ऑडियंस भी आपसे दूर चली जाती है, टीआरपी बढ़ेगी नहीं, चैनल चेंज ज़रूर हो जाएगा कि इतना शोर हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, आप बोल रहे हो, कौन बोल रहा है।
तो कई बार क्या होता है कि स्पोक्स पर्सन भी कई बार बिना तैयारी के अनफॉर्चुनेटली आ जाते हैं और उसमें उनको लगता है कि जो मुझे बोलना है वो बोलना है। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछें, अभी आप देखिए अभी अपनी पॉडकास्ट भी अजीब हो जाएगी ना, आप सवाल कुछ और पूछे, मैं जवाब कुछ और दूँ, तो ऐसा होता है। आप एंकर चाहे कोई भी सवाल पूछे, कई बार स्पोक्स पर्सन को वही आंसर देना होता है वो जो सोच कर आया है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, फिर अगला चिल्लाएगा भाई आप चेंज कर रहे हैं टॉपिक को, तो ये एक इशू, बड़ा इशू हो जाता है। तो So do you see this getting better? मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन खराब हो रहा है। That's पहले sad. ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। हर जना चाह रहा है कि अपनी बात को पुटअप करूं मैं, चाहे कोई अगला सुनना चाहता हो, चाहे मुझसे पूछा हो, चाहे नहीं पूछा हो। Fact ये गलत based नहीं होता है, फैक्ट बेस्ड नहीं logical नहीं होता, होता है, लॉजिकल बस नहीं होता। अब ठीक है, आप जो बता रहे हो सकता है पहले के लिए कभी किसी समय ठीक हो, लेकिन आज के रेफरेंस में अगर बात करें तो वो तो डिटोरेशन हुआ है, नो डाउट इसमें, कि लोग तैयारी करने से। सर मुझे लगता है समहाउ ओवरऑल हर फील्ड में एक शॉर्टकट का जो एक फील आ गया ना, कि मुझे दिखना तो है टीवी पर तैयारी नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी मेहनत है, नहीं करनी है। आप तैयारी कीजिए, आप टीवी पर आइए, आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसका रिलेवेंट जवाब दीजिए, अपनी पार्टी का व्यू लेकर आइए। कई बार क्या है, मैं एज अ इंडिविजुअल मैं कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन पार्टी का व्यू कुछ और होगा, तो उसकी तैयारी करके आएंगे तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी डिबेट हो सकती है। राइट। और मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होना चाहिए किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स का, डिबेट्स। जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें हम देखते हैं कि डिबेट्स होते हैं, हालांकि उसमें भी जो स्तर है वो पिछले दिनों तो काफ़ी गिर बिल्कुल, गया। आपने देखा कैसा आपकी बार जब हुआ, तो डिटोरेशन आया है एक्चुअली। लेकिन अब मुझे लगता है पब्लिक शुड टेक द कॉल कि यार हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई इस तरह की पॉलिटिक्स को, जहाँ पर, क्योंकि अब देखिए कई बार मुझे ऐसा भी लगता है पॉलिटिक्स में कि जो जो दिखता है वो बिकता है। आप क्योंकि हमारा चल रहा है काम याला, कई बार तो कुछ चैनल्स तो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि टीआरपी बढ़ेगी, झगड़ा कराएंगे, वर्सेस दिस हो जाएगा, तो वो जानबूझ के भी किया हुआ होता है। पब्लिक देखना बंद करेगी तो नहीं होएगा सर। पब्लिक को भी कॉल लेना चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ों को देखना है, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, उसमें अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लोग फैक्टफुली बात करें इस बात को। सो कमिंग बैक टू योर रोल एज अ काउंसलर, सो आपका जो जैसा आपने बताया कि लोग 9 से 12 आपके पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, तो मेजरली किस तरह की उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे आप उनको रिजॉल्व करते हैं, चाहे जो बिजली से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो, या सड़क हो गया, सैनिटेशन हो गया, आपने बताया। तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं स्पेशली आपके एरिया में, क्योंकि शायद हर एरिया की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होती हैं चीज़ें। बेसिक जो इश्यूज़ हैं हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, वो तो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से हम डील करके अगर सड़क की ज़रूरत होती है, जब भी बजट अलोकेशन होएगा तब उस समय हम लोग उसको करवा देते हैं, चाहे वो सिवरेज का हो, चाहे वो रोड का हो, लाइट का हो। लेकिन इसके अलावा जो मैंने काम किए बेसिकली, जैसे मेरे क्षेत्र में एक स्लम एरिया आता है संजय नगर। जब मैं पहली बार वहाँ पे गई तो वहाँ पे खुली नालियाँ थी, वहाँ पे सिवरेज नहीं थी, वहाँ पे लाइट नहीं थी। तो मैंने सिवरेज, लाइट, ये सब रोड्स तो सब करवाया ही करवाया, लेकिन वहाँ पर एक जो स्कूल था उसको डेवलप कराने का भी काम किया। गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पर, और वो बहुत सुंदर स्कूल बना। उसमें मैंने अलग से टॉयलेट्स बनवाए, स्पेशली गर्ल्स जो थी वहाँ पर उनके लिए पीने का पानी की व्यवस्था, जैसे वाटर कूलर लगाया, ऊपर 4 कमरे एक्स्ट्रा बनाया, उनका आंगन पक्का कराया जहाँ पर उनकी प्रार्थना सभा होती थी। तो हमने उस काम के अलावा ये जो काम थे, और ऐसे ही वहाँ पे अराउंड 10,000 की पॉपुलेशन रहती होगी, वहाँ कोई भी आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। एक डिस्पेंसरी मैंने वहाँ पर स्टार्ट कराई, जो कि मेरे लिए मतलब आई वॉज नॉट सपोज टू डू सो, क्योंकि मुझसे जो लोग चाहते थे वो तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम था, लेकिन ये एडिशनल काम हम लोगों ने किया। लोगों ने कहा कि हमें ये ज़रूरत है, और फिर हमने डिपार्टमेंट से बात करके उसको वहाँ प्रोवाइड कराया। तो ये एक मुझे लगता है एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि आपने एटलीस्ट जो लास्ट छोर पे खड़ा व्यक्ति है, जिसको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती है और कोई होता भी नहीं है जो उनको करवा ले, उन तक वो सब पहुंचवाया। अब तो वहाँ, अभी आप संजय नगर जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती कि हमारे पास में गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है। तो आप देखिए, मैंने 15 ईयर्स के अंदर एक ऐसा बदलाव आया जहाँ पानी पीने की प्रॉब्लम का था, सफाई का था, सिवरेज का था, लाइट का था, रोड का प्रॉब्लम था, स्कूल का प्रॉब्लम था, डिस्पेंसरी का प्रॉब्लम था। इन सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके अब हमारे पास में पार्किंग के लिए गाड़ियाँ नहीं है। यानी किस तरह से वहाँ के लोगों ने प्रोग्रेस की है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वहाँ के लोग जो हैं वो हमारे काम से खुश हैं। हाँ बिल्कुल, लिविंग स्टैंडर्ड नो डाउट बेटर हुआ है वहाँ पर। तो सिस्टम बना रखा है,
और सिस्टम के हिसाब से हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एक मैं झारखंड महादेव मंदिर की भी बात करना चाहूँगी। लगभग 10-12 साल पहले उस मंदिर के सामने खड्डा हुआ करता था। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो वहाँ खड्डे में गंदगी और उसी में घुटने तक की कीचड़ के अंदर खड़े होकर के चारा बेचा करते थे। तो वो जगह अगर अभी आप जाके विज़िट करेंगे तो मैंने पूरा भरवा के उस पर रोड बनवा के अलग से जो बेचने वाले थे उनके लिए अलग से दुकानें क्रिएट करके एक बहुत सुंदर जगह बना दी, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, भगवान कराने वाले थे पर मैं निमित्त थी, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैंने वो काम मैं करवाने में। वहीं पे पीछे गांव है, एक प्रेमपुरा गांव, लोगों को मालूम ही नहीं होगा। मतलब वैशाली नगर में एक ऐसा गांव भी है जो झारखंड मंदिर से आगे जाने पर आता है। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई एक कोई ना तो लाइट, ना कोई सिवरेज, ना कुछ। अभी वहाँ पे रोड्स बन गई हैं, लाइट्स लग गई है। तो ये ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, हमें मिली ऐसी एक मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिली, उसको हमने लोगों के लिए यूज़ किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो करने का कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, आपने ये बताया कि भाई पार्षद का क्या काम होता है और किस तरह से आप डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें बदल भी सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। तो अगर कोई स्टूडेंट जो आज 20-22 साल का है, अगर वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आएँ, तो पहला स्टेप आपके हिसाब से उनको क्या लेना चाहिए? देखिए पहला स्टेप एक तो ये कि एक पेशेंस का गेम है ये। आपको पेशेंस रखना होगा। आपको लोगों तक जाने के लिए किसी ना किसी, जो भी आपका व्यू है, जो विचारधारा है, उससे रिलेटेड जिस भी पार्टी में आप काम करना चाहते हैं, उस पार्टी से सबसे पहले जुड़कर, उनकी यूथ विंग होती है, उनकी फीमेल विंग होती है, बहुत सारे विंग्स होती हैं जहाँ पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं। काम करते करते आपको मालूम चलता है कि किस तरह से हमारा हम लोगों तक बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। जब आपकी गवर्नमेंट हो, जब आप करवा सको, तो शुरुआत यहीं से होगी कि किसी पार्टी में हम लोग काम करना शुरू करें। काम करके हमें मालूम चले कि किस तरह से आगे हमें इसमें बढ़ना है, और फिर आगे चल के तो चीज़ें कई तरह की, अगर अच्छा काम करते हैं तो हर पार्टी के अंदर लोग चाहते हैं कि उनको एक एलिजिबल बहुत अच्छा कोई एक ऐसा नेता मिले जिसमें लोग उनको पसंद करें, और वो चॉइस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। होना ये चाहिए कि एक बेसिक एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, जिससे कि हम समझ सकें। आज फाइल्स हैं या कोई भी चीज़ है, जिस पॉलिसी बनाती है सरकारें, बड़े बड़े IAS RAS ऑफिसर्स होते हैं, उनकी चीज़ों को समझने के लिए जो समझ की ज़रूरत है, उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आप उसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, बेसिकली ये एक डिबेट का पॉइंट है कि ज़रूरी है कि नहीं है। बट मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप में वो समझ है, अगर आप लोगों की बातों को आगे तक तरीके से पहुँचा सकते हैं, तो इस फील्ड को नो डाउट आना ही चाहिए। नहीं तो फिर अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ करके सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि राजनेता ऐसे, बिना आप वहाँ पे जाए, तो लगता है ये ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है आपको यू कैन मेक अ चेंज, तो आपको सबसे पहले आगे बढ़ के काम करना ही चाहिए। सो स्टूडेंट यूनियन की आपने बात की, तो क्या वो बेटर तरीका होता है कि स्टूडेंट यूनियन के थ्रू आएँ, या लोकल सेल्फ बॉडी के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें डायरेक्टली भी एंट्री से कोई बिल्कुल कर खास सकते फर्क हैं। जैसे नहीं मैंने पड़ता? डायरेक्ट एंट्री की थी, मैंने किसी भी स्टूडेंट यूनियन में, लेकिन मैं एक तरीका बता रही हूँ जो नॉर्मली हर एक का एक लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग है। पॉलिटिकल फील्ड में आप किसी भी पॉलिटिशियन से बात करोगे तो हो सकता है कि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो, या हो सकता है उसने खुद से यूनियन के थ्रू आया हो, जैसे मैं आई। तो अलग अलग हर एक की जर्नी अलग है। लेकिन एक अगर बेसिक चीज़ों की बात करें तो यूनियन, स्टूडेंट यूनियन हो चाहे फीमेल विंग हो किसी पार्टी की, उसमें आप काम कर सकते हैं। आप खुद से कोई सोसाइटी के रूप में भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई NGO है जिसमें आप सोशल वर्क कर रहे हैं, फिर लोगों का अगर आप पे विश्वास होता है, तो हर पार्टी ये चाहती है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके साथ मासेस हों, तो उस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो हर एक की अप्रोच डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसिस क्या है उस हिसाब से चेंज होगी। तो अब जो क्वालिफिकेशन की एक आपने बात की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड एज यू राइटली सेड कि ये एक डिबेट का क्वेश्चन है, बट देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि अगर एजुकेटेड लोग आएंगे तो कंपैरेटिवली चीज़ें बेहतर होंगी। सो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मतलब आपका इसमें व्यू, जो आपने कहा कि भाई दोनों तरफ के जो पॉइंट्स होते हैं, कि सम पीपल से कि भाई क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन आपको लोगों की नब्ज़ समझना आना चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हों या ना हों। आप में अगर समाज सेवा का जज्बा है तो आप राजनीति में पढ़ाई सफल कोई बाधा आज भी नहीं हो है। सकते हैं, हाँ पढ़ाई बिल्कुल बाधा नहीं है। बट बिल्कुल। तो आज के ज़माने में भी क्या हमें
इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए या कोई चेंज आना चाहिए कि रेगुलेशन आना चाहिए कि यार मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाए कुछ, या अभी कुछ है या नहीं? थिंकिंग तो मुझे मतलब मैं खुद पर्सनली ये सोचती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशनल जो बैकग्राउंड मेरा रहा उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, आप पब्लिक की नब्ज़ समझते हैं, अच्छी बात है कि आप एज अ लीडर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो उससे आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि उसको अगर रखते हैं अपन तो कोई गलत चीज़ नहीं है। आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी जो क्वालिटी है वो तो एज इट इज़ है ही ना। फिर अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो और बेटर तरीके से मतलब मुझे लगता है कि अपने काम में आप सक्सेस पा पाएंगे। तो अब हम आते हैं मैम नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन पॉलिटिक्स एज अ करियर। सो जैसे आपने काउंसलर का इलेक्शन 3 बार लड़ लिया है तो अब आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि एमएलए एमपी, या आपको लगता है कि मेयर भी एक ऑप्शन होता है? सो क्या ये ग्रोथ चार्ट किस तरह से रहता है या रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में वैसे तो कोई सेट रूल्स नहीं है, बट आइडियली क्योंकि 3 टाइम काउंसलर हैं आप, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कुछ तो अब एलिवेशन उस हिसाब से होना चाहिए। देखिए, समहाउ पॉलिटिक्स में आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर लाइफ में डिज़ायर्स ख़त्म हो गई तो आप काम करना बंद कर दोगे। आपका एक पॉजिटिव फ्रेम में डिज़ायर्स होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं 3 बार पार्षद बन गई, अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तो ये गलत होगा। मुझे आगे बढ़ना है। अब वो क्या मिलती है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने मेयर के लिए कहा, तो मेयर के लिए फिर लॉटरी होगी, उसमें मेरी कास्ट, मेरी जेंडर अगर फेवर करती है तभी मैं हो पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती उस इलेक्शन में। ऐसे ही एमपी एमएलए, आजकल पॉलिटिक्स में कई तरह के इक्वेशंस हैं, कास्ट इक्वेशंस भी हैं, कई तरह की मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशंस उसमें लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि लक गेम है पॉलिटिक्स बेसिकली। अगर आप काम कर रहे हो, तो मैंने जब शुरुआत में कहा पेशेंस इज़ द की। आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उस पॉलिटिकल फील्ड में रह कर के ईमानदारी से अगर आप सोचते हैं कि मैं काम कर लूँ तो ही आना चाहिए। अदरवाइज़ आप ये सोचो कि मैं कोई शॉर्टकट मिले और फिर मैं कुछ मुझे फेम भी मिल जाए, नेम भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होएगा। थोड़ा स्ट्रगल तो है। और सबसे ज़्यादा अगर मॉर्टेलिटी रेट अगर किसी फील्ड में है तो वो पॉलिटिकल फील्ड है, अनफॉर्चुनेटली। कितने लोग आते हैं लेकिन कितने लोग सक्सेस पाते हैं, वो एक ना, ये एक बहुत अच्छा है, दूर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल फील्ड में खुद जाते हो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिमांडिंग है आजकल। आज सोशल मीडिया, आज आपके क्षेत्र में कुछ भी हो रखा है फिर फोटो खींच के पहुंच जाते हैं, अच्छा मैडम देखिए क्या हो रहा है, आपको आइडिया नहीं है, धरातल पर आइए, यूँ कीजिए। तो मतलब चैलेंजेस हैं, बहुत मुश्किल है फील्ड, नो डाउट। सो चैलेंजिंग डेफिनेटली है, बट इसमें एक्सपोजर भी आपको मिलता है। जैसे अब एज अ काउंसलर आपका जो रोल है कि बजट में आपका क्या रोल रहता है, या जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनती हैं लोकल लेवल पे उनमें कुछ आपको एक्सपोजर मिला, या उसमें आपका कुछ रोल रहा? जैसे आपने बताया फाइनेंस कमेटी के भी आप चेयरपर्सन रहे। देखिए, जब मैं फाइनेंस कमेटी की चेयरमैन थी तो हमने यूडी टैक्स के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिससे कि हमको एक मिल सके। यहाँ पर क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेजर इश्यूज टैक्सेस का था उस समय की, हमारी इनकम कम थी, हमारे खर्चे ज़्यादा थे, और अभी भी सिस्टम वही है। आप बाकी जगह पे देखेंगे, जैसे इंदौर है जो फर्स्ट आता है हमेशा स्वच्छता रैंकिंग में, वहाँ पे एक छोटी सी भी झोपड़ी भी है तो उसको 50 रुपया 20 रुपया टैक्स देना होगा। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि हम टैक्स देने की हमने आदत नहीं डाली लोगों को। तो हम लोगों ने उस तरह से कैंप्स लगा करके उस समय शुरू किया था कि कैंप लगाएं जिससे लोग आएँ और अपना पैसा जमा कराएं और स्ट्रीमलाइन करें सिस्टम को। पुराना बहुत सारा ड्यू था टैक्स, तो ऐसे नवाचार हम लोगों ने किए। गार्डन्स के अंदर भी हम लोगों ने, जैसे कि पब्लिक पार्क्स हैं तो वहाँ पर हम अभी भी कर रहे हैं ऐसा कि जो कम्युनिटी वाले लोग हैं उन लोगों को आगे लेकर आएँ, जिससे कि वो गवर्नमेंट की हेल्प करें उन गार्डन्स को मेंटेन करने में, जो वो सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि कोई गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती जबकि लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लोकल लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ना आप सफाई करा सकते, ना कोई, आप कुछ भी नहीं कर सकती सरकार। तो लोकल लोगों के सपोर्ट के लिए उनको विश्वास दिलाना कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। जैसे अभी प्लांटेशन ड्राइव चलाया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग ड्राइव्स की बात कर रखी है, लेकिन वो ड्राइव सक्सेसफुल तब तक नहीं है जब तक कि प्लांटेशन हम खुद ना करना शुरू करें। तो लोगों को अवेयर करना, लेकर आना, तो ये काम नो डाउट एक बड़ा काम होता है। और जो जो एक्टिव काउंसलर्स होते हैं उनके क्षेत्र में अच्छा काम दिखेगा आपको। अब इनएक्टिव इसलिए भी हो जाते हैं, एक रीज़न ये भी है कि 5 साल बाद मालूम नहीं है कि वो क्षेत्र कहाँ रिजर्व होने वाला है। एक ये एक और इसका ड्रॉबैक है
कि आप मान लीजिए इस साल मैं काउंसलर हूँ, अब जिस एरिया से मैं वार्ड 61 से पार्षद हूँ, अब अगली बार जब लॉटरी निकलेगी तो पता नहीं वो जनरल फीमेल होगी, मेल होगी, ओबीसी होगी, ओबीसी मेल होगी, फीमेल होगी, मालूम नहीं है कुछ भी। तो आदमी क्या है, वो काम नहीं करता, वो लगता है पता नहीं यार लॉटरी आएगी नहीं आएगी, मेरे को जाना नहीं है तो मुझे क्यों फालतू में प्रॉब्लम करना है। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों में आती है, उनको लगता है कि आगे जब स्कोप नहीं है तो मैं नहीं जाऊँ, जबकि मैं उसको बिल्कुल गलत मानती हूँ। मैं तो कह रही हूँ 5 साल का आखिरी दिन तक भी, जब तक आप सीट पर हो, आपको काम करना चाहिए, आगे देखा जाएगा जो होगा। तो ये जो माउथ पब्लिसिटी है, शायद इसने भी मेरी हेल्प करी लोगों में। मैंने अलग अलग क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जैसे मैंने बताया कि 2 बार तो मेरा वही सेम सीट आ गई, 1 बार दूर आई बहुत। अभी भी मेरा जो वार्ड है वो कास्ट वाइज मुझे फेवर नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा इस बात को कोट करती हूँ कि जनरली जहाँ पॉलिटिक्स कास्ट के ऊपर आजकल कर दी है, छोटा चुनाव है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कास्ट इक्वेशन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे वार्ड के लोगों ने, और ये बहुत बड़ी चीज़ मैं मानती हूँ कि उन्होंने मेरे वर्किंग को एक तरह से अप्रूवल दिया है कि हाँ अच्छा काम है। तो इस तरह से अनसर्टेनिटी जो है वो पॉलिटिकल फील्ड में बड़ा परेशान करती है आपको। बट देन एज यू राइटली सेड कि भाई 5 साल तो जनता ने आपको चुना ही है, सो डिस्पाइट द फैक्ट कि 5 साल के बाद क्या होगा, वो 5 साल तो लास्ट डे तक आपको पूरा काम करना ही चाहिए। नाउ कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ बीइंग अ वुमेन, आपको एक महिला होने के नाते, जैसा जनरली हम सुनते हैं कि भाई अगर कोई महिला पार्षद है तो पार्षद पति एक टाइटल भी बड़ा पॉपुलर हो गया था पहले, तो अभी भी चलता है, बट ये माना जाता है कि भाई इसका तो पति या कोई और ही होगा, भाई होगा, वो मैनेज करेंगे पॉलिटिक्स, और ये तो सिर्फ नाम के लिए हैं। तो ये आपने चैलेंज फेस किया या किस तरह से इसको डील किया आपने? देखिए, बीच में इस बात पे बातचीत हुई थी, पार्षद पति वाले बात पे, तो मैं जो शॉर्ट फॉर्म पीपी बोला करते थे, और मैंने उसको इसको बोला कि नहीं, ये पार्षद पावर है। सर देखिए, पार्षद पावर इसलिए बोला मैंने इसको कि एज अ फीमेल, चाहे मेरा ही एग्जाम्पल लीजिए, जब मैं आई फील्ड में, सबसे ईजीली मैं किससे सीख पाऊँगी? मैं अपने हस्बैंड के साथ ही सीख पाऊँगी। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं किसी और व्यक्ति के साथ, अगर मैं ऑफिस में जाऊंगी और किसी और व्यक्ति के साथ किसी जगह पे गई, तो यही सोसाइटी है जो मुझ पे क्वेश्चन उठा देगी, अच्छा पार्षद बनने के बाद तो किसी और के साथ घूम रहे हो आप। तो आप बताइए एज अ फीमेल मैं किससे सीखूं? तो जहाँ तक सिखाने तक का काम है, तब तक तो मैं इस बात को मानती हूँ कि हस्बैंड को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सोसाइटी ऐसी है कि अकेली महिला मूव करेगी तो कई तरह के, हमें आता नहीं है पहली चीज़, किसी और की हेल्प लेगी तो फिर क्वेश्चंस आपके ऊपर होते हैं, अरे वाह आप तो नहीं किसके साथ घूम रहे हो। तो मैं इस बात को स्ट्रांगली फेवर करती हूँ कि अगर हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए हेल्प, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मीटिंग में आप नहीं जाओ और हस्बैंड चला जाए, ऐसा नहीं हो कि जब डिसाइड करना है या पब्लिक के सामने आपको जब बोलना है तो हस्बैंड बोल रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। बैक सपोर्ट होना ही चाहिए, बैक सपोर्ट के बिना मुझे लगता है कोई फीमेल काम नहीं कर सकती है पॉलिटिकल फील्ड में, लेकिन फ्रंट में महिला ही होनी चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है कि हस्बैंड जो है ना, वही माइक पकड़ लेंगे, वही कुर्सी पकड़ लेंगे, वही कागज़ पकड़ लेंगे, ये नहीं करना चाहिए। बाकी मैं सपोर्ट को गलत नहीं मानती हूँ कि 2-3-4 साल अगर हेल्प करता है हस्बैंड तो मुझे कुछ गलत लगता नहीं है इसमें। और एज महिला, क्या पार्षद की जो पोस्ट है, काउंसलर की जो पोस्ट है, वो एक गेटवे बन सकती है फॉर बेटर पोजीशंस और हायर पोजीशंस? नो डाउट, नो डाउट। पार्षद एक ऐसा बेसिक काम है जिसमें कि आप बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है, एक ट्रेनिंग का तरीका हो सकता है जिसमें कि आप लोकल लोगों की कैसे उनको उनकी फीलिंग्स को कैसे आगे करना है। आप जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, बोलते थे बच्चों के सामने, लेकिन भाषण देना नहीं आता था। मुझे ध्यान है अभी भी पहली बार जब मैं एक गार्डन में गई मैं वहाँ पर, और उस समय जो मेयर थी और वो बहुत अच्छा बोली, मुझे लगा यार अब मैं भी बोल लूँगी, लेकिन आप हेजिटेट करते हो, होता है फोबिया एक जब माइक सामने आता है। तो पार्षद बेसिकली एक ट्रेनिंग होती है आपकी उसमें, जिसमें आप बोलना भी सीखोगे, आप लोगों से बातें करना, उनको सेटिस्फाई करना, अगर मासेस हैं उनको कंट्रोल करना, कैसे लोग अगर आ रहे हैं, कोई गुस्सा भी हो रहा है तो उसको कैसे करना, तो एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। और मैं तो कहती हूँ कि ये एक ऐसी पायदान है जिसकी माध्यम से आप बहुत आगे तक जा सकते हो अगर आप अच्छे से ईमानदारी से काम करो तो। जैसे कई फील्ड्स हैं, इवन सिविल सर्विसेज में जब आईएएस ऑफिसर्स होते हैं तो उनको सारे काम सिखाए जाते हैं। पहले तहसीलदार का काम भी वो सीखते हैं, फिर उनको एज एसडीएम या बीडीओ लगाया जाता है, फिर उनको एडीएम लगाया जाता है, एंड देन दे आर गिवन द पोस्ट ऑफ कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
सो उसी तरह से पॉलिटिक्स में भी मुझे लगता है कि ये जो पोजीशन है एज अ काउंसलर, बिकॉज लोकल जो इश्यूज़ हैं और उनको कैसे प्रैक्टिकली रिजॉल्व किया जाए वो आप इस पोजीशन पे ही सीख सकते हैं। सो उसके बावजूद आजकल तो पैराशूट लैंडिंग्स का एक बड़ा कॉन्सेप्ट काफ़ी टाइम से ही चल रहा है अपने यहाँ, कि आपने मान लीजिए 2 बार 3 बार कोई पार्षद बन गया, अब जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे देख के सीखना चाहते हैं कि भाई पहली सीढ़ी हम बता तो रहे हैं कि पार्षद आपकी पहली सीढ़ी होगी, तो बहुत मजबूती से आपको एक बेस मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, और फिर जब आप थोड़ा बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जाते हैं तो आप एमएलए बनते हैं और फिर आप एमपी बनते हैं। सो वो लेकिन फॉलो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि आपने 3 बार पार्षद बन भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको उस एमएलए सीट के लिए कंसिडर किया जाएगा, या जो 3 बार 4 बार एमएलए बन गए उनको फिर एमपी के लिए बोला जाए। तो ये कैसे मैनेज होता है पॉलिटिक्स में, या इससे कैसे डील किया जाए? देखिए, इसमें वेट एंड वॉच के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जैसे अभी 3 बार मैं पार्षद हो गई, अब आगे क्या होगा कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन हमें काम करते रहना है। जब अपॉर्चुनिटी आएगी, हमारी इक्वेशंस हमें फेवर करेंगी, तब आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन अनसर्टनिटी की फील्ड तो है ही है। लेकिन साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से आपको मान सम्मान मिलता है, आपको सब जगह लोगों में पहचान मिलती है, वो एक बहुत बड़ा गेन है। आज 3 बार पार्षद होने के बाद में जयपुर में लोग जानते हैं, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा अचीवमेंट है, और लोगों ने जो स्नेह दिया उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हो सकता है आगे मिले नहीं मिले, क्या रहता है नहीं रहता, लेकिन अब तक जो मिला वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे छोटे छोटे अपन को जब सक्सेस मिलती जाती है तो आपको वो आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती रहती है, तो यही तरीका है, बाकी कुछ रूल पॉलिटिक्स में है नहीं। हालांकि मैं कई बार ये भी कहता हूँ कई स्टूडेंट्स से या जो एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस हैं, आए तो टेल देम कि सबसे ज़्यादा काम करने का मौका आपको एज काउंसलर मिलता है। बिल्कुल। काउंसलर का काम बहुत ग्रास रूट लेवल पर लोगों से इंटरेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को, और इतनी हमारे पास पावर भी नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी चलो उसको, जैसे एक एमएलए के पास, एमपी के पास ज़्यादा पावर्स हैं, शायद ऊपर से अधिकारी भी उनको ज़्यादा सुनते हैं, हमें नहीं सुनते, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे पुटअप करते हो अपनी चीज़ों को, तो फ़ायदा होता है उससे। So now coming to the next segment, which is challenges and reality check. So जैसा अभी आपने बताया कि अधिकारी भी ज़्यादा सुनते हैं और पावर के बारे में जो बात हुई, तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज है एज अ काउंसलर, पावर पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, या एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर वोटर्स एंड पब्लिक? मुझे लगता है तीनों ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, अगर हम पार्टी के अंदर बात करें तो पार्टी में भी कई तरह के आपके पास में चैलेंजेस होते हैं। आसपास के लोग भी, हमने करा लिया, आसपास लोग करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। कई बार जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो भी किसी चीज़ के लिए इशू बन जाए तो वो मना करते हैं हमें, या जो भी कई बार चीज़ें बिगड़ जाती हैं। साथ ही ब्यूरोक्रेट्स भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं इस बारे में लकी रही, लेकिन मुझे ब्यूरोक्रेट्स का बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो ईमानदारी से आप काम करते हो ना, आपका अगर व्यू बिल्कुल क्लियर है कि भाई मैं ये चाहती हूँ इसलिए चाहती हूँ, तो आप जिस तरह से पुटअप कर रहे हो अपनी चीज़ों को, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मैं लकी रही कि जो कमिश्नर्स आए हमारे निगम में, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा भी अगर किसी और डिपार्टमेंट में मैं कभी भी गई तो लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना। जैसे अभी मैं वैशाली का ट्रैफिक प्लान का एक मैं मैप बना रही हूँ जोनल प्लान पे मैंने, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हमें लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स मालूम है, मुझे मालूम है कि यार आपने इसको ठीक कर दिया तो यहाँ ट्रैफिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन गलियों से मैं रोज़ निकल रही हूँ, रोज़ मैं देख रही हूँ कि वहाँ प्रॉब्लम्स, लोगों को सुन रही हूँ, जिससे कि मुझे मालूम चल रहा है कि यार इस तरह से इसकी सोल्यूशन किया जा सकता है। तो ब्यूरोक्रेट से एक चैलेंज भी नो डाउट एक चैलेंज होता ही है कि वहाँ पे भी आपको सॉर्ट आउट करना होता है। फिर एक पार्षद का कोई फिक्स बजट नहीं होता, और उस बजट ना होने की वजह से जो बजट है उसमें भी लिमिटेशंस हैं। जैसे कोई कॉलोनी ऐसी है जो कि अप्रूव्ड नहीं है, अब वहाँ के लोगों का वोट तो मैंने लिया, लेकिन अब मैं जब काम कराने जाऊँ और कह दूँ कि नहीं साहब आप तो अप्रूव्ड कॉलोनी में रहते नहीं हैं, तो नगर निगम काम करेगा नहीं, जेडीए वैसे ही नहीं करता। तो ये भी एक चैलेंजेस होते हैं। खैर अलग बात है कि मैंने तो करवाया मोती नगर जैसा एरिया जहाँ कुछ भी नहीं था, वैशाली में अगर आप जाएंगे वो अभी भी अनअप्रूव्ड है, और उसके सामने एक गुरु जम्बेश्वर नगर है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक अप्रूव्ड एक अनअप्रूव्ड है। लेकिन हमने अब लोगों से जो हमको सुविधाएं तो देनी पड़ेगी सरकार को, आप उसको जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके उनसे पैसा लीजिए, वो रेडी है पे करने के लिए। सो ये जो आपने अभी अभी कहा कि आपने करवाया फिर भी, तो इसके लिए क्या क्वालिटी चाहिए कि आप रिसोर्सेज ना होने के बावजूद काम करवा पाएँ? देखिए,
करवाया हम लोगों ने लगभग जेडीए और नगर निगम से ही। जैसे जेडीए एक लिमिट से, जब चौड़ी सड़क होगी तो वो जनरली जेडीए वहाँ काम कर देता है। छोटी सड़कों के लिए हमने निगम से अप्रोच की। अब मान लीजिए हमारे पास कुल 11 सड़कें हैं लेकिन बजट 3 का ही है मेरे पास, तो हमने लोगों को कन्विंस किया, उन्हीं से पूछा बताओ भी कौन सी 3 करनी है पहले, तो जो ईजी कनेक्ट वाली है पहले उसको ले लिया, फिर उसको ले लिया, फिर उनसे कहा अगले बजट में करेंगे। तो ऐसे 2-3 फेजेस में काम कर पाए। एक साथ तो इतना पैसा मिलना पॉसिबल ही नहीं है, वो भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी के लिए। लेकिन लोगों से बातचीत करके वो खुश थे कि चलो इस गली में हो रहा है तो मेरे यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं चलो कुछ तो स्टार्ट हुआ ही हुआ। तो इस ऐसे करके काम करवाया क्योंकि पैसा लिमिटेड था हमारे पास। एट टाइम्स आपको ऐसा नहीं लगता कि यार पावर और बजट तो लिमिटेड है और सिर्फ ब्लेम गेम मिलता है? बिल्कुल सही है, तो है ये एक प्रॉब्लम है कि आपके पास लिमिटेड पावर है। और फिर क्या, शुरू में जब मैं पहली बार पार्षद बनी तो लकीली वो ज़्यादातर एरिया जेडीए का एरिया था, चित्रकूट वाला एरिया, और ये वहाँ जेडीए काम कर रहा था, हमको फ़ोन ही करना था, जाके जेडीसी से मिलना था, तो वो इजी एक रहा उस समय, लकी रही। अभी तो बहुत सारी कॉलोनीज़ नगर निगम में शिफ्ट हो गई हैं लेकिन वो डेवलप्ड है, तो आपको सिर्फ टचअप ही करना है। आपने इस बार इस कॉलोनी को पकड़ लिया, इस कॉलोनी, लेकिन नया डेवलपमेंट करना है। एक्चुअली जो बाहर के रिमोट एरियाज़ वाले वार्ड हैं उनमें तो बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि इतना पैसा नहीं होता हमारे पास। सो कभी करप्शन या अनएथिकल प्रैक्टिसेस का भी प्रेशर आता है और कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं फिर? प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे स्पेशली कई बार जैसे मकान बनते हैं तो आप रुकवाओगे तो भी प्रॉब्लम में, नहीं रुकवाओगे तो भी प्रॉब्लम में। इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जिसको कि मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं रुकवा रही हूँ उस काम को तो भी लोग कहते हैं कि अरे ये मतलब आपने रुकवा बाकी कैसे, लोगों के तो बाकी बन गए। आपने बाकी पूरे पूरे जगह जहाँ देखो वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हैं, और अगर मैं इसको चालू रखूँगी तो पब्लिक कहेगी अच्छा देखा, लगता है सेट हुआ है कुछ मामला। तो सर बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली इसमें। लेकिन लकीली देखिए फिर से ये बात कि मेरे वहाँ के जो एरिया के लोग हैं वो लोग जानते हैं इस बात को कि अगर मैं किसी बात के लिए कह रही हूँ और कोई बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ के मकान बना रहा है तो हम उसको रुकवाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रुकवाते, लेकिन हल्का फुल्का जो है उसको करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ लोगों को ट्रस्ट है कि वो वाला मोटिव नहीं है इसका। तो करप्शन का बाय द टाइम मैंने ग्रेजुअली उस चीज़ को तो हटा दिया। लोग कहते हैं यार कुछ भी होगा, पैसा तो नहीं लिया होगा इसने, ये तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं पैसे वैसे वाली बात नहीं होगी, इतने से के लिए नहीं करेगी वो ऐसा। तो ये विश्वास भी बहुत अच्छी मेरे लिए अचीवमेंट है कि बाकी तो देखिए सर पॉलिटिकल फील्ड में और फीमेल है तो कुछ ना कुछ तो लोग कहते ही रहते हैं, लेकिन ठीक है आप अगर काम करते रहते हो तो वो चीज़ें भी आकर ख़त्म हो जाती हैं। सो अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, कि आपका कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि हाँ यार मैंने ये काम किया, उससे एक चेंज आया और उससे मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिला कि हाँ मैं काउंसलर बनी तो मैंने जस्टिफाई किया उस चीज़ को। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप देना चाहें? जैसे संजय नगर मैंने आपको बताया, एक हमारा स्लम एरिया था, वहाँ 10,000 लोग रहते हैं और शुरुआत में तो वहाँ सिवरेज भी नहीं थी, उसके बाद हम लोगों ने सिवरेज लाइन भी डाली और मैं अभी भी याद करती हूँ। और वो बहुत छोटी छोटी गलियों में लोग रहते हैं, आप इमेजिन करें 4 फुट की 5 फुट की गलियाँ हैं, बड़े बड़े मकान, ऊपर मकान कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आदमी जाकर ढंग से काम भी कर सके। वहाँ भी हमने सीसी रोड बनाई, पानी की लाइंस डाली, वहाँ का स्कूल मैंने डेवलप कराया। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं उस सरकारी स्कूल को देखती थी तो वहाँ लड़कियों का इनरोलमेंट ज़्यादा था, लड़कों का कम था, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते थे, खर्चे के बचाने के लिए अपने बेटे को तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल में डाल रखा था लेकिन बिटिया को सरकारी स्कूल में। उनके पास टॉयलेट्स नहीं थे, उनके पास में पीने का पानी नहीं था, तो पीने के पानी की व्यवस्था कराई, उनके लिए अलग से सेपरेट टॉयलेट्स बनाए, उनकी जहाँ पे वो प्रेयर करते थे उस जगह को मैंने पक्का करवाया। तो वो मुझे नो डाउट अभी भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता है और अभी भी वहाँ बच्चे मुझे याद करते हैं कि मैम आपने ये करा दिया था हमारा, तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसी डिस्पेंसरी का मैंने वहाँ चालू करवाई जब कोरोना के वक्त, तो बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि वहीं पे फिर वो वैक्सीनेशन की हम लोगों ने करवा दिया उस बड़ी पॉपुलेशन को। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। झारखंड महादेव मंदिर के बाहर का काम है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं और वो इतनी ख़राब कंडीशन में था, उसको ठीक करने का। होता क्या है, हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, गंदगी है तो साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, उसे साफ़ करने का प्रयास नहीं करते। तो वो काम मैंने किया। प्रेमपुरा गांव में मैंने काम किया, मोती नगर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने रोड्स का डेवलपमेंट किया जबकि वो अप्रूव नहीं थी। ऐसे बहुत सारे चंक थे जो कि कचरे से भरे हुए थे। वहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन्स आपको नज़र आएंगे। आज गुरु जम्बेश्वर नगर में है गार्डन एक, ऐसे ही डॉक्टर्स कॉलोनी वाला गार्डन है। ये गार्डन हमने अभी डेवलप किए और बहुत सुंदर डेवलप हुए, जहाँ बिल्कुल कचरा था। तो ऐसी जगहों को देख करके लगता है कि हाँ, लोगों के लिए हम लोगों ने जो काम, हाँ, जो सोचा था, जो पार्षद की एक लिमिटेशंस होती हैं उसको भी क्रॉस करके कोशिश किया कि और बेहतर कर सकें, वो हम लोगों ने।
दूसरा एक जो चैलेंज होता है वो, वैसे तो आपने बताया कि आपने अपना रूटीन या एक शेड्यूल बना लिया है कि 9 से 12 आप मिलते हैं, बट अदर देन दैट ऑल्सो आई एम प्रिटी श्योर, जैसा आप थोड़ी देर पहले अपनी जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि 20 साल से ज़्यादा हो गए आपका नंबर चेंज नहीं किया है आपने, ये बहुत रेयरली होता है ऐसा। एंड एज अ पॉलिटिशियन अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को सुनने के लिए ओपन हैं। सो कई बार ऑड आवर्स पे अगर कॉल्स आते हैं, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि आप अपना स्केड्यूल बता दें कि 9 से 12 ही मैं सुनूंगी, बट ऐसा हो नहीं सकता कि लोग अप्रोच ना करें, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस कर पाते हैं फिर? नहीं, एक्चुअली लोग अप्रोच ना करें, लेकिन इमरजेंसीज होती हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही कि 9 से 12 ही सुनवाई होगी, उसके नीचे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आती हैं। तो जैसे मैंने एक फील्ड ऑफिसर रखा हुआ है तो उसके नंबर्स भी हैं सबके पास, तो जनरली लोग क्या है, उस समय उनको फ़ोन कर देते हैं कि मैम कहाँ हैं, तो वो बता देता है कि मैम घर ही हैं, तो ठीक है कॉल कर लें कि हाँ कर लो, वो हैं घर ही हैं, बात कर लीजिए। तो एक सिस्टम अगर डेवलप कर दिया जाए तो लोग भी सेटिस्फाइड होते हैं। और मैं इस बारे में लकी रही कि मेरे पास लेट नाइट फ़ोन्स बहुत ही कम आए। बहुत ही कोई इमरजेंसी हो जाए तब हम लोगों ने वहाँ पर मतलब कोई ऐसा किया होगा, अदरवाइज़ तो जनरली लोग फ़ोन नहीं करते। और जैसे मैंने कहा कि फील्ड ऑफिसर से बात करके उनका काम निकल जाता है, लगभग सब काम हो जाता है, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह की होने की होती हैं उसको हम सुबह करवाते हैं। और रेगुलर अभी मैंने क्या किया, मेरे एरिया के अंदर जितने भी कॉलोनीज़ हैं, कुल 66 कॉलोनीज़ हैं मेरे वार्ड में, उन सब के हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं और उनसे कहा प्लीज़ नो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, आप सिर्फ प्रॉब्लम बताइए, अगर लाइट की प्रॉब्लम है लाइट का फ़ोटो खींचिए, लोकेशन भेजिए, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, हम 3 दिन बाद ठीक करा के भेजेंगे, आपको किसी को फ़ोन करना ही नहीं है। तो मैंने सिस्टम भी ऐसा बना रखा है कि रिलेटिवली कम फ़ोन आते हैं हमारे पास में। और लोग जो है वो व्हाट्सएप पे आजकल सब इजी भी है, रात को भी याद आया 12 बजे कि यार ये बात तो कहना ही भूल गए, तो वो डाल दो आप व्हाट्सएप पे, तो इजी स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं, तो इजी है कि लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं। Okay, so now we'll come to the section wherein we would like to have some advice for our students. So जो students politics में आना चाहते हैं, एक तो आपने बताया पेशेंस चाहिए, उसके अलावा उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, एक पॉलिटिक्स में आना मतलब इस फीलिंग के साथ में आना है कि हमें लोगों की सेवा करनी है। अगर आपने ये सोचा कि सिर्फ मैं मेरे लिए आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है आजकल पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है, उनको सब मालूम होता है कि ये किस किस मोटिव के साथ आ रहा है। आपको अपना मोटिव क्लियर करना पड़ेगा कि मैं लोगों की काम के लिए ही आ रहा हूँ, आपकी लिविंग जो लेवल ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आ रहा हूँ, तो वो विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। अच्छे से बिहेवियर अच्छा हो, आप में पेशेंस हो, आप लोग अच्छा काम कर सकें, जिस भी पार्टी के साथ जुड़ें उस पार्टी के साथ डेडिकेशन से काम कर सकें, तो नो डाउट सक्सेस मिलती है, लोग चाहते हैं। और कई हमारे ऐसे भी हम लोगों ने पॉलिटिशियंस देखे हैं जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई पार्टी अवॉइड नहीं कर सकती उनको, वो आपको उनको साथ लेना ही पड़ेगा। तो आप ऐसी चीज़ बन जाओ कि आपको इग्नोर नहीं कर सकती कोई पार्टी, वो चाहेगी कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ काम करें। कई बार ऐसा भी इशू आता होगा मैम कि पार्टी लाइन से इतर आपकी आइडियोलॉजी है, तो वो कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, एज अ स्पोक्स पर्सन मैं सिर्फ पार्टी की लाइन को ही बोलने के लिए अलाउड होता है। तो आप चाहे खुद कुछ भी सोच रहे हो, अगर मैं कहीं पे डिबेट में हूँ तो मैं वही भाषा यूज़ करूँगी, वही लैंग्वेज यूज़ करूँगी, क्योंकि हम लोग कंडीशनड ऐसे हैं। हमें हमें समझाया गया है कि तुम्हारा बात मतलब पार्टी का, हम आपको बोलना है, उन्हीं के बारे में बोलना है। तो फिर अपना जो व्यू होता है, हमारे पार्टी में बेस्ट पार्ट कई बार हर पार्टी में होता है कि आपकी इंटरनल जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आप पुटअप कीजिए कि सर देखिए वैसे तो ठीक है, ये बात अपन को बाहर बोलने की नहीं है, लेकिन अंदर जब रूम में बैठे हैं तो सर ये चीज़ ठीक नहीं है, इस पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना चाहिए, ये अपन ने बात की थी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, इसको करना था लेकिन हो नहीं पाया है। तो इंटरनली इतनी डेमोक्रेसी होती है? हाँ, जनरली हम बोलते हैं इस बात को। एक्चुअली जैसे हमारी स्पोक्स पर्सन की भी अलग से मीटिंग्स होती हैं, तो वो हमसे पूछते हैं चैलेंजेस क्या है, कहाँ अटक रहे हो, कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सामने वाला आप पर भारी हो रहा है, तो हम बोलते हैं सर ये वाला अपन ने, जैसे हमारा मैनिफेस्टो था उसमें से ये वाला पॉइंट है जिस तो अच्छा सा हो गया लेकिन ये नहीं किया, इसको बार बार पकड़ता है अपोजिशन वाला, इसको कीजिए कुछ। तो इस तरह से हम लोगों को हम लोग मीटिंग्स होती है, लेकिन बाहर तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी की लाइन है वही बोलना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो अब कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स की, आपने बताया एक तो कम्युनिकेशन, एक पेशेंस, उसके अलावा एक और क्वालिटी जो आपको लगता है कि बिल्कुल मैंडेटरी है, इसके बिना तो पॉलिटिक्स में काम नहीं चलेगा? लीडरशिप होनी चाहिए, आप में लोगों को विश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने इसको कोई बात बोल दी तो ये कर देगी।
अगर वो विश्वास आ जाता है तो लोग अपने आप सपोर्ट करते हैं आपको। तो लीडरशिप की क्वालिटी तो होनी ही चाहिए कि हाँ मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपको बोलने का तरीका होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आजकल मतलब जो बोलता है अच्छा, उसको लोग सुनते हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई हाँ ये कह रहा है ये बात अगर तो ठीक ही होगी, तो वो वाली स्किल्स भी आप में होनी ही चाहिए। तो लीडरशिप वाला भी एक क्वालिटी इसमें रहनी ही चाहिए। और क्योंकि जैसे अभी बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले कि पैराशूट लैंडिंग भी होती है, तो उसी केस में उसी से रिलेटेड है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो होता है, नेपोटिज्म की जो बात होती है काफ़ी फील्ड्स में होती है वैसे तो, बट पॉलिटिक्स में कुछ ख़ास तौर पर होती है। सो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बिना अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहें तो क्या आपको लगता है उनके लिए मौके हैं कि वो भी ऊपर तक जा सकते हैं बड़े लेवल पे? नो डाउट मौके हैं। और आप बताइए मुझे, हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, अगर आपके फादर वही काम कर रहे हैं तो बच्चे को बेनिफिट तो मिलता ही है। आप बिजनेस में होंगे तो भी, आप सिविल सर्विसेज में भी हैं तो आप बच्चे को प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि देखिए बेटा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो फ़ायदा पेरेंट्स का बच्चों को मिलता ही मिलता है, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो। तो वो फ़ायदा होगा, मतलब वो आपसे एक स्टेप तो आगे होंगे ही होंगे। लेकिन जब आपने नई चीज़ के बारे में सोच लिया है, आपने सोच लिया है कि मुझे करना है, डिटर्मिनेशन है, तो और क्वालिटी हो आप में, तो नो डाउट आपको सक्सेस मिलती ही है। तो वो अपने अपने लाइफ स्ट्रगल्स हैं, वो तो करने ही होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। नाउ बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, एक छोटा सा फन सेक्शन है। सो क्या आपने बचपन में कभी सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में जाएंगे? मुझे कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना था। अच्छा। जब मैं कॉलेज में थी तब जब हमारे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होते थे तो मैं कभी कॉलेज आती नहीं थी। 1 महीना मैं छुट्टी Okay. मनाती थी घर पे। कि पढ़ाई भी नहीं हो रही है? पढ़ाई भी नहीं हो रही है, अच्छा है घर पे है, बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत खुश थी घर पे। लेकिन जैसे डेस्टिनी आपको लेकर आती है तो उस तरह से मेरा ये पॉलिटिकल फील्ड में आना हुआ है, मेरी चॉइस नहीं थी। सो अगर पॉलिटिक्स में नहीं आते तो क्या करते? मैं टीचिंग प्रोफेशन में रहती और मैं अभी भी मतलब टीचिंग प्रोफेशन को बहुत इन्जॉय करती हूँ। मैं बेटा मेरा अभी 11th स्टैंडर्ड में है तो मैं उसको भी पढ़ाती हूँ। तो टीचिंग मेरा रहता, जो मेरा पहले से एम था। मतलब मैं जब मैं छोटी थी तभी मेरे फादर चाहते थे कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में रहूँ, तो वही करती अगर पॉलिटिकल फील्ड में नहीं होती तो। सो अब 3 बार काउंसलर बनने के बाद व्हाट नेक्स्ट? जैसे मैंने कहा डिज़ायर्स हैं, नो डाउट। आप सोचते हो कि आगे बढ़ें, कुछ चेंज हो, जो मुझे पार्टी मौका देगी वो वाला मौका मैं चाहती हूँ। लेकिन और मुझे लोगों का और बेटर तरीके से और ज़्यादा पावर के साथ मैं काम कर सकूँ, अगर वो मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे मैं वो काम करूँगी। सो थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ लर्निंग कि किस तरह से अगर जो स्टूडेंट्स स्पेशली पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनको ये सीखने का मौका मिलेगा कि एज अ काउंसलर आप किस तरह से इस रोल में आ सकते हैं, या इस सर्विस मैं कहूँगा मोर देन अ प्रोफेशन, क्योंकि पॉलिटिक्स जैसा राखी मैम ने भी बताया कि इट्स मोर ऑफ अ सर्विस। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लोगों की सेवा करनी है, ग्रास रूट लेवल पे करनी है, तो पार्षद या काउंसलर जो है वो बेस्ट तरीका है पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का। कैसे एंट्री ली जाए, क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए और क्या इसमें मौके आपको मिलेंगे, किस तरह से किस तरह के काम आप कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे राखी मैम ने पूरी डिटेल में बताया। सो थैंक यू सो मच मैम, इट वाज एन ऑनर हैविंग यू हियर एंड इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीबडी हु वॉचेस दिस। थैंक यू अकील जी। और मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चों को इस मेरे द्वारा अगर कुछ सीखने को मिलता है और वो पॉलिटिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो आइए, बहुत अच्छा है, पढ़िए, अच्छा काम कीजिए। बाकी तो स्काई इज़ द लिमिट। सो आप देख रहे थे स्विच टॉक, मैं हूं अकील खान। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें।